शुनवू का शरीर पहले ही ईस्ट चाइना सी रीजन ने एक सुपर बैटलशिप में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। उसके पास था जबरदस्त डिफेंसिव पावर वाला आर्मर, एक ह्यूज इंटरनल स्पेस, और वो डाइव और सेल दोनों कर सकता था। एकदम परफेक्ट नेचुरल मटेरियल एक सुपर बैटलशिप के लिए। सुपरनैचुरल पावर्स की प्रोग्रेस स्लो थी, लेकिन अगर उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन किया जाए तो स्ट्रेंथ रैपिडली स्पीड से इंप्रूव हो सकती है। शुनवू के अंदर एक तियानवे वेपन भी इंस्टॉल था जो लू कैरन के हेवनली सी सिटी कैनन जैसा था। जब उसने यू कुए का कॉल सुना, शुनवू ने रिस्पॉन्ड किया। शुआनगुआन कैनन ने अपोनेंट पे थोड़ा इम्पैक्ट किया है, लेकिन सिर्फ ये उसे डील करने के लिए एनफ नहीं होगा। मैं रीजन से हाई लेवल परमिशन अप्लाई करता हूँ। उसने तुरंत सुप्रीम कमांडर ली गुआनशियाओ को रिक्वेस्ट भेजी हायर लेवल वेपन्स मोबिलाइज करने के लिए। ली गुआनशियो ने बिना डिले के जवाब दिया, क्या इंतजार कर रहे हो? इन डैम इन्वेडर्स को किसी भी कीमत पे खत्म करो, वरना दोंगहाई सिटी बर्बाद हो जाएगी। सिचुएशन इतनी अर्जेंट थी कि ली गुआनशियो ने बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया। अगर ये उनका टेरिटरी ना होता तो वो शायद यहाँ कुछ लव डेथ ऑफ गॉड्स भी गिरा देते। परमिशन ऑब्टेन्ड। दूसरे साइड, चाहे इंजिया थोड़ा एम्बैरस था, उसका ऑरा अभी भी जबरदस्त था। उसने ह्यूमंस के लिए थोड़ा कंटेम्प्ट कंट्रोल किया, और जब उसने अपने आसपास खड़े आजुरे ड्रैगन और शुजाकू को देखा तो उसने अपने हाथ में एक ब्लड बॉल रेस किया। बच्चों के साथ डील करते वक्त भी केयरलेस रहना गलत है, तो मैं इस बैटल को जल्दी खत्म कर देता हूँ। ये कहकर उसके हाथ की ब्लड जेड हवा में एक्सप्लोड हो गई। अचानक हवा से एक हॉरिफाइंग रिवर ऑफ ब्लड सर्ज करने लगा। क्विनलोंग और ज़ुकुए को उसमें काउंटलेस डेड सोल्स के शैडोज दिखाई दिए। वो मृत सोल्जर्स के चेहरे थे जो स्ट्रगल और वेल कर रहे थे, और उनके साथ ब्लड वेव्स के थ्रू उनकी तरफ बढ़ रहे थे। क्विनलोंग का चेहरा एक्सट्रीम सोलम हो गया। उसने तुरंत अपने बड़े हाथों से शुजाकू का शरीर पकड़ लिया और पूरी ताकत लगाकर उसे दूर फेंका। क्विनलोंग, तुम ज़ुकुए ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा करेगा, लेकिन उसका शरीर अनकंट्रोलेबली दूर फेंक दिया गया। क्विनलोंग की आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी, तुमने अभी तक अपना लिमिट ब्रेक नहीं किया है, और अगर यहाँ रही तो मेरी मदद नहीं कर पाओगी। बेहतर होगा तुम दूसरे बैटलफील्ड्स में जाके हेल्प करो। क्विनलोंग की आवाज़ कोल्ड थी, जैसे वो सोचता हो कि शुजाकू सिर्फ उसे ड्रैग कर रही है। लेकिन ज़ुकुए की आंखों में हल्की सी हेजी एयर उभर आई। वो जानती थी क्विनलोंग का कैरेक्टर, वो ये सब उसकी प्रोटेक्शन के लिए कर रहा था, क्योंकि जो एनिमी सामने था वो बहुत ही पावरफुल था। ज़ुकुए के दिल में एक अनस्पीकेबल इमोशन भर गया। उसने अपनी वीकनेस पे रिग्रेट फील किया। दोंगहाई सिटी की टॉप 3 मास्टर्स में से एक होने के बावजूद टॉप लेवल वॉरियर्स के इन्वेजन के सामने वो बिल्कुल हेल्पलेस थी। वो फिर से अपने पार्टनर की सैक्रिफाइस नहीं चाहती थी, लेकिन उसने ये भी नहीं भूला कि वो एक सोल्जर है और ईस्ट चाइना सी रीजन की प्रोटेक्टर है। सिर्फ एक इम्पल्स की वजह से बेकार मरने का कोई मतलब नहीं था। ज़ुकुए ने दांतों को बीच कर अपना शरीर स्टेडी किया, अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म का फ्लाइट जेट एक्टिवेट किया और ब्लू आर्मर्ड वॉरियर्स वाले बैटलफील्ड की तरफ रश कर गई। इस बीच सिल्वर आर्मर की ब्लड रिवर का सामना करते हुए क्विनलोंग का डेथ क्राइसिस महसूस हो रहा था, इसीलिए उसने अपनी सारी ताकत बर्स्ट कर दी। उसका गोल्डन ब्रेथ ब्लड रिवर की तरफ शूट हुआ और दोनों पावर्स एक साथ टकरा गईं एक हॉरिफाइंग क्लैश में। लेकिन उसके सारे अटैक्स बिना एक भी रिपल लाए उस रिवर ऑफ ब्लड में समा गए, और जब वो डिसअपेयर के एज पर था, चारों तरफ से लहू की दरिया में घिरा हुआ, तभी शुनवू ने फाइनली अपना डॉकिंग कंप्लीट किया और एडवांस्ड वेपन से कनेक्ट हो गया। उसने अपना सर उठाया और आसमान की तरफ देखा। आज रात का आसमान पूरा ओवरकास्ट था, बैड वेदर, अंधेरा और भारी क्लाउड्स। लेकिन उन घनेरे डार्क क्लाउड्स के ऊपर और भी ज्यादा ऊंची जगह पर एक ह्यूज मिलिट्री सैटेलाइट ने अपने विंग शेप्ड सोलर पैनल्स अनफोल्ड किए और अपना एंगल एडजस्ट किया। वास्ट एनर्जी एक एनर्जी ट्रांसमिशन पोर्ट से गुजरकर बी स्टिंग शेप्ड लॉन्च पोर्ट में गैदर होने लगी, और फिर एक वाइट बीम ऑफ लाइट नीचे की तरफ शूट हुई ब्लू प्लैनेट पर। स्पेस के पर्सपेक्टिव से वो सिर्फ एक पतली सी लाइन थी, लगभग इनविजिबल, लेकिन जैसे ही वो बीम एटमॉस्फेयर के थ्रू गुजरी, लेयर्स ऑफ क्लाउड्स तोड़ती हुई नीचे उतरने लगी। स्काई में एक डिफिनिंग रोर गूंज उठी, जैसे हजारों थंडर एक साथ गरज उठे हो। स्काई के ऊपर के क्लाउड्स एकदम से ब्लास्ट हो गए और उस सर्जिंग एनर्जी ने पूरा आसमान बिल्कुल क्लियर कर दिया। यंजिया ने कुछ फील किया।
उसने अपनी नज़र ऊपर उठाई और उसने देखा एक ह्यूज मीटियोर लाइक लाइट उसके बिल्कुल सर के ऊपर जल रहा था और अनमैचेबल फोर्स के साथ सीधा नीचे गिर रहा था। उस ग्लोइंग लाइट के आसपास के क्लाउड अपने आप हटकर एक ह्यूज सर्कुलर पैसेज बन रहे थे। सब कुछ एक पल में हो गया। जब तक इंजिया समझ पाता कि वो क्या है, उसकी स्पीड एक अनइमेजिनेबल लेवल तक पहुंच चुकी थी और जैसे ही उसने अपना सर उठाया, एक ह्यूज सिल्वर बीम ऑफ लाइट ने उसे पूरा एनवलप कर दिया। वो रोशनी ने दोंगहाई सिटी को एकदम से इल्यूमिनेट कर दिया, जैसे रात में सुबह का टी ब्रेक हो गया हो। 80s में कोलंबियन सीनियर ऑफिशियल्स ने एक बोल्ड स्टार वॉर प्लान प्रपोज किया था, सैटेलाइट्स को वेपन्स के तौर पर यूज करके एक ग्लोबल स्ट्राइक नेटवर्क बनाने का। इस प्लान का गोल था एक प्रिसाइज और पावरफुल स्ट्राइक सिस्टम जो इंस्टेंट किसी भी जगह पे प्लैनेट के सरफेस पर अटैक कर सके। बाद में कोलंबिया और फ्रेमोनेस के कन्फ्लिक्ट के खत्म होने के बाद ये प्लान लोगों की नज़रों से गायब हो गया। लेकिन 21st सेंचुरी के मिडिल में जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई और आर्म्ड फोर्सेस राइज करती गई, ये स्टार वॉर्स प्लान दोबारा पावरफुल नेशन के हाथ में उठाया गया। दिसंबर 2050 में जब आइस एज दोबारा आई, एलियंस के कंटिन्यूस इन्वेजन को रोकने के लिए दुनिया के टॉप लीडर्स ने और भी पावरफुल और प्रिसाइज वेपन्स डेवलप करने शुरू किए। वो वेपन्स जो प्लैनेट से लॉन्च होते थे और एक ही शॉट में एपिसलोन क्लास म्यूटेंट्स को किल करने की पावर रखते थे, उन्हें बोला गया तियानवे वेपन्स। और जो वेपन सैटेलाइट्स या स्पेस से लॉन्च होते थे और इंस्टेंट अर्थ सरफेस पर गिरते थे, उन्हें बोला गया स्पेस बेस्ड वेपन्स। और हाक्शा स्टेट के कोस्ट लाइन के गार्डियन के तौर पर ईस्ट चाइना सी रीजन नेचुरली सबसे एडवांस और कटिंग एज वेपन्स का मालिक था। स्पेस बेस्ड वेपन धड़क के साथ लैंड हुई एक लाउड बैंग के साथ। उस टेरिफाइंग एनर्जी ने एक ऐसी स्टॉर्म क्रिएट की जो पूरा दोंगहाई सिटी हिला के रख दिया। मिस्ट वैली के सोल्जर्स जो पहले सी ड्रैगन गार्ड्स को स्लॉटर कर रहे थे, एकदम से रंग उड़ा बैठे जब उन्होंने ये सीन देखा, जैसे खुद सोर का पनिशमेंट उनके सामने उतर आया हो। ये कैसे हो सकता है? प्रेडिक्टेड टाइम आउट अभी आया भी नहीं था, फिर ये हेवनली पनिशमेंट कैसे उतर गया? क्या हमारी प्रेडिक्शन गलत थी? उसी वक्त एक ब्लैक एंड व्हाइट आर्मर्ड वॉरियर कमांडर बिना हेजिटेशन के साथ उड़ा। टारगेट था वही जगह जहां वो स्पेस बेस्ड वेपन लैंड हुआ था। अगर यिनजिया वाकई इस बैटल में मर गया हो तो उसे डिसाइड करना होगा कि अगला एक्शन कंटिन्यू करे या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा ऑफेंसिव प्लान तुरंत चेंज करना पड़ेगा। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर फुल स्पीड से लैंडिंग पॉइंट पर पहुंचा। वो आसमान की तरफ देख रहा था, आंखों में सिर्फ विजिलेंस और टेंशन थी। वो अटैक पॉइंट के बिल्कुल पास भी नहीं गया। डर था कि शायद उस डेडली ब्लास्ट का असर अभी भी बाकी हो। जनरल, क्या आप ठीक हैं? कमांडर ने तुरंत सिल्वर आर्मर यिनजिया से कांटेक्ट किया। थोड़ी देर बाद एक आवाज आई, मैं ठीक हूँ। अगले ही पल सिल्वर आर्मर्ड बॉडी उस जाइगेंटिक क्रेटर से बाहर उड़ी जो स्पेस बेस्ड वेपन ने बनाया था। उसकी आर्मर अब डिफॉर्म हो चुकी थी, जगह जगह क्रश्ड और क्रैक थी, लेकिन वो जिंदा था। लेकिन जो सबको फील हुआ और भी ज्यादा टेरिफाइंग था। उसके अंदर से जो एंगर सर्ज हो रहा था वो बिल्कुल एक डार्क टाइड की तरह था, जैसे पूरी दोंगहाई सिटी को इनगल्फ करके खा जाएगा। उस वक्त क्विनलॉन्ग की नज़र उसके ब्रोकन आर्मर के नीचे डार्क रेड स्किन पर पड़ी। वो स्किन बिल्कुल अलग थी, स्कारलेट, हार्ड जैसे ड्राइड एनिमल लेदर और छोटी छोटी बम्स से कवर्ड। क्विनलॉन्ग ने आंखें तंग करके कहा, केओस सही था, ये इंसान नहीं है, ये तो एक लिजर्ड लाइक एग्जिस्टेंस है, एक और एलियन सिविलाइजेशन का क्रिएचर। स्पेस बेस्ड वेपन का फेल हो जाना शुनवू और क्विनलॉन्ग के लिए बैड ओमेन था। उन्हें पता था ऐसी पावरफुल वेपन के साथ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। आउटपुट पावर इतनी ज्यादा थी कि अब सिस्टम को कूलिंग टाइम चाहिए। फिर भी 2 अगेंस्ट 1 का चांस था और ये उनका होम ग्राउंड था, दोंगहाई सिटी। अगर कॉन्सिक्वेंसेस इग्नोर करके भी फुल स्केल अटैक किया जाए तो उन्हें एक एज मिल सकता था। लेकिन इस मोमेंट पर यिनजिया ने क्विनलॉन्ग को इग्नोर करके अपना फेस शुनवू की तरफ मोड़ दिया। ब्रोकन मास्क के नीचे उसका स्कारलेट राइट आई क्लियरली विजिबल था। उसे समझ आ गया सी मॉन्स्टर ही ह्यूमंस का रियल ट्रम्प कार्ड है। रिपीटेड अटैक से एम्बेरस्ड हो चुका था वो, और अब वो पूरे गुस्से में था। इसे तुम हैंडल करो, जिंदा पकड़ लो, अगर ना हो तो इसका लाश ही ले लेना।
ये कहकर इंजिया ने अपनी ब्लड रिवर को कंट्रोल किया और एक ही झटके में शुनवू की तरफ फ्लाई किया। कुनलोंग एक मोमेंट के लिए हैरान रह गया। इतनी देर तक फाइट चलती रही और उसे लग रहा था कि उसका डेथ इनएविटेबल है और अब मेन जनरल साइडलाइन ले रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर ने सिल्वर आर्मर को जाते देखा, फिर धीरे से अपना फोकस कुनलोंग की तरफ मोड़ा। क्या तू खुद करेगा या मुझे करने देगा? कुनलोंग की आंखें और भी डार्क हो गई। उसने सोचा, अगर मैं एनिमी के मेन जनरल को नहीं हरा सका तो क्या एक डेप्यूटी से भी पीछे हट जाऊं? एक मॉन्स्टर्स रोर के साथ कुनलोंग ने अपना मुंह खोला और सीधा ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर पर पाउंस किया, जो उसके सामने एक छोटे से एंट की तरह लग रहा था। वहीं नियॉन हार्बर में कोलंबियन ओशन फ्लीट। ये रात नॉर्मल नहीं थी, ये डेस्टिन थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए। मौसम जैसे डेड ऑफ विंटर हो, हर दिन स्नो गिर रही हो। आसमान में थंडर कंटिन्यूअसली एक्सप्लोड कर रहा था, जैसे कोई बड़ा फोरशैडोइंग हो। वहीं रियर एडमिरल कार्टिलस, कैप्टन ऑफ हेल्थ चेन, अपनी रात एंजॉय कर रहा था। उसके लग्जूरियस विला के अंदर फ्लोर पे स्कैटर्ड थी लिंगरीज और आइसोलेशन बैग्स और हर जगह एम्प्टी वाइन बॉटल्स बिखरी हुई थी। वो एक ह्यूज राउंड बेड पर खड़ा था जिसमें एक डजन हाफ ड्रेस्ड या नेकेड लड़कियां चारों तरफ बिकनी में थी, एक अजीब पजल की तरह। उसका मस्कुलर हेरी अपर बॉडी एक मीट मेड फुटॉन पर स्प्रेड था और वो बूज और लस्ट के ड्रीम वर्ल्ड में फुल्ली लॉस्ट था। एक थंडर क्लैप ने सडनली पूरा आसमान इल्यूमिनेट कर दिया। कार्टिलस ने खिड़की के बाहर देखा और एकदम से उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। किसी वजह के बिना ही उसे महसूस हुआ कुछ खतरनाक चीज करीब आ रही है। वो औरतों के पाइल से उठकर नंगा ही बिस्तर से चला और दूर के काले समुद्र को देखा, जहां लहरों का सर्ज एक अजीब सा डर ला रहा था, जैसे अंधेरों में कोई बीच चलकर आ रहा हो। उसका मन बेचैन था, ऐसा इरिटेशन जो उसने बहुत अरसे से महसूस नहीं किया था। आखिरी बार ये हुआ था जब वो एडो गया था और वहां उसने उन 3 ब्लैक रोब्ड मॉन्स्टर्स का सामना किया था। क्यों लगता है आज रात कुछ होने वाला है? उसने अपनी भौंवों पर हाथ मारा, फिर बाथरूम गया और डायरेक्ट टॉयलेट वाल्व खोलकर पानी रिलीज किया। एक एपिसोलॉन लेवल म्यूटेंट होने के नाते जो पानी कंट्रोल कर सकता था, उसने इजीली अपने शरीर से ज्यादा शराब निकाल दी। फ्लोर पर पड़ा एक औरत का थॉन्ग उठाया, पहना और कैजुअल तरीके से तैयार होते कनेरो को कॉल किया। ओए कनेरो। यस कैप्टन, क्या हुआ? पता नहीं, बस लग रहा है कुछ होने वाला है। वियर्ड है ना? अभी तो मैं एक औरत के पेट पे सो रहा था। एनिमी अटैक का चांस? कनेरो ने थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछा। कौन होगा इतना बेवकूफ? कोलंबिया के नेवल पोर्ट को अटैक करने का मतलब डायरेक्ट मौत बुलाना। पूरे सेंचुरी पहले एक क्रेजी कंट्री ने ये ट्राई किया था और उसके रिजल्ट्स ने सबको सिखा दिया कि ये सिर्फ बेवकूफ़ी है। तभी से कोलंबिया के एनिमीज बस पपेट बन के रह गए हैं। लेकिन फिर कनेरो को याद आया, वैसे आज रात हमारे 2 वॉरशिप्स शिंडाओ के पास डिस्ट्रॉय हुए हैं। क्या ये उससे रिलेटेड हो सकता है? जो भी हो, बस केयरफुल रहना। कार्टिलस ने बस इतना ही कहा। रॉजर दैट, मैं चेक करता हूँ। कॉल कट हुआ, लेकिन कनेरो ने बात इग्नोर नहीं की। एक प्रोफेशनल सोल्जर होने के नाते उसकी अपैरेंट सिनिसिज्म के पीछे एक स्टील डिसिप्लिन था और अभी अभी उसने किरितानी इंसिडेंट का इंटेल भी रिसीव किया था। कनेरो अपने कमांड सेंटर से निकला, अपना जायंट स्नाइपर राइफल जो उससे भी लंबा था उठाया और एलिवेटर लेके टॉल वॉच टावर पर चढ़ा। वहां से उसने अपना स्कोप सी पर एम किया और ऑप्टिकल साइट से हर कोने को स्कैन करना शुरू किया। समुद्र शांत था, लेकिन एक ब्लैक टाइड धीरे धीरे राइज कर रही थी। जाहिर में श्योर कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों से एक फेंट ब्लू ग्लो निकला और उसकी एबिलिटी वॉचर एक्टिवेट हो गई। इससे उसकी विजन डजन्स ऑफ टाइम ज्यादा एक्सपैंड हो गई और वो अंधेरे समुद्र के अंदर भी देख सकता था। और बस एक ही ग्लांस और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नीचे के गहरे अंधेरे पानी में एक अनइमेजिनेबल बेहेमोथ आगे बढ़ रहा था, सीधा नेवल बेस की तरफ। उसकी लंबाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी। फिर उस बीस्ट ने जैसे उसकी वॉचिंग को फील किया और अपनी जाइगेंटिक ब्लैक आइज खोली। एक इमोशनल कोल्ड आई कांटेक्ट हुआ और उस पल कनेरो के पैर खुद पीछे हट गए। वो तुरंत एक वॉइस मैसेज भेजता है, कार्टिलस मजाक बंद करो, नेवल बेस की तरफ एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर आ रहा है। जैसे ही उसने बोला, काम समुद्र के नीचे एक ह्यूज शैडो सरफेस पर दिखने लगी, नेवल बेस से बेयरली 10 नॉटिकल माइल्स दूर।
उस बीस्ट के सामने कोलंबिया के सबसे बड़े वॉरशिप्स भी छोटे टॉयज लग रहे थे। कनेरो ने तुरंत कार्टिलेस और नेवी के बेस के सबसे बड़े लीडर्स को नोटिफाई किया और अपने अथॉरिटी से हाईएस्ट लेवल अलर्ट ऑर्डर इशू कर दिया, लेकिन तब तक वो मॉन्स्टर आ चुका था। समुद्र की लहरों ने उथल पुथल मचा दी, पानी डजन्स ऑफ मीटर्स तक उछल गया और समुद्र के नीचे से एक कोलोसल फिगर सरफेस तोड़कर बाहर आया। वो एक स्कारलेट मॉन्स्टर था, एक जायंट लिजर्ड जैसा, जिसके पीठ पर एक लॉन्ग डॉर्सल फिन निकली थी और उसके शार्प स्पाइक्स तलवारों की तरह थे, हर एक 10 मीटर से ज्यादा लंबा। जब वो सरफेस पर आया, कोस्ट पर तैनात सोल्जर्स के चेहरे एक्सट्रीम हॉरर से जम गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इतना नाइटमेरिश सीन नहीं देखा था। उस ब्लड रेड सी मॉन्स्टर के सामने वो सब एंट की तरह छोटे लग रहे थे। लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर उसके साइज के सामने भी छोटी शिप्स जैसी दिख रही थी। मॉन्स्टर कोस्ट पर आ गया। उसने समुद्र के किनारे खड़ी ह्यूमन वॉरशिप्स की तरफ देखा और सबसे सिंपल मूव किया, अपनी थिक और लॉन्ग नेक को स्वीप कर दिया साइडवेज। हर एक इम्पैक्ट के साथ वॉरशिप्स इंस्टेंट ब्लो अप हो गई और कोस्ट लाइन पर एक के बाद एक मैसिव एक्सप्लोजन्स होने लगे। वर्ल्ड के टॉप क्लास वॉरशिप्स एकदम से टॉय की तरह तोड़ फोड़ दिए गए। कनेरो ने अपने स्नाइपर राइफल टाइट से पकड़ा था। वो शूट करना चाहता था, लेकिन उसकी स्नाइपर इंस्टिंक्ट चिल्ला रही थी, अगर अब शूट किया तो पक्का मर जाऊंगा। एनिमी इतना पावरफुल था कि वो खुद उसका सामना बिल्कुल नहीं कर सकता था। चिल्लाने की आवाज हर तरफ गूंजने लगी। नेवी के काउंटलेस सोल्जर्स मर गए, कुछ तो सिर्फ मॉन्स्टर्स के अटैक के शॉक वेव से ही डेड हो गए। नेवल बेस का रेड अलर्ट अलार्म तुरंत पूरे हार्बर में गूंजने लगा। ट्रूप्स ने काउंटर अटैक शुरू किया, लेकिन उस सी मॉन्स्टर के सामने वो सब इनसिग्निफिकेंट थे। चाहे ह्यूमंस कितने भी हो, मॉन्स्टर्स की आंखों में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। क्रिटिकल मोमेंट पर ओशन फ्लीट नेवी का टॉप फाइटर कार्टिलस फाइनली आ गया। वो हवा में फ्लाई करता हुआ आया, अपने पैर के नीचे एक ह्यूज मिसाइल लेकर। जैसे हमेशा कार्टिलस का एंट्री स्टाइल एकदम ओवर द टॉप था। उसके लिए एक सुपर हीरो बनना मतलब था सबकी नजरों का सेंटर बनना। उसके कंट्रोल में वो ओवरसाइज्ड टोमाहॉक शेप्ड मिसाइल सीधा सी मॉन्स्टर की तरफ जूम कर गया। उसी वक्त कनेरो ने भी बिना हेजिटेशन के ट्रिगर दबा दिया। एवरीथिंग पेनिट्रेट्स, एनहांस्ड ओवरसाइज मिसाइल और कनेरो का डेडली शॉट सेम टाइम पर मॉन्स्टर के ऊपर लगे। एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ, लेकिन मॉन्स्टर का बॉडी बिल्कुल शेक भी नहीं हुआ। कनेरो की एबिलिटी से उसने मॉन्स्टर की थिक हाइड पेनिट्रेट की और वहां से एक थिक ग्रीन ब्लड निकलना शुरू हुआ, लेकिन उसके इमेंस बॉडी साइज के कंपैरिजन में ये वुंड सिर्फ एक नीडल प्रिक जैसा था। कार्टिलस की आंखों का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। क्या ये वही मॉन्स्टर है जो स्टार आइलैंड से निकला था? उसने अपना पहला फाइट याद किया, गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड के साथ। उस ह्यूमिलिएशन का घमंड तोड़ने वाला फाइट उसके दिल में अभी तक जिंदा था। और अपनी नेचर के मुताबिक कार्टिलस हमेशा रिवेंज का मौका ढूंढता था, पर एक शर्त थी, वो तभी बदला लेगा जब उसकी ताकत काफी होगी। लंबे समय के बाद कार्टिलस की स्ट्रेंथ अब फाइनली ब्लैक चैरियट के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुकी थी। नॉर्मली एक ह्यूमन जो टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसफॉर्म हुआ हो, उसका अपर लिमिट लॉक्ड रहना चाहिए था, लेकिन जब से डूम्सडे आया है, दुनिया में नए नए सुपरनैचुरल और मॉन्स्टरस बीइंग्स उभरने लगे हैं। कोलंबिया की जमीन पर एक ऐसा एलियन पावर हाउस था जिसने कार्टिलस को अपने ही बॉटल नेक तोड़ने में मदद की और उसे उसकी न्यू लिमिट क्रॉस करने दी। कार्टिलस के पांव के नीचे एक स्टिकी गैलोटोनियस सब्सटेंस फैला हुआ था। उसने अपने दांतों को कस करके एक फोर्स्ड स्माइल दिया और सामने खड़े जाइंट सी बीस्ट को मर्डरस इंटेंट से देखा। तू मेरे अथॉरिटी में आके हलचल कर रहा है, ये तो सीधा सीधा मेरे चेहरे पे थप्पड़ है। अब जो आया है वापस जाने का सोचना भी मत। उसने अपने दोनों हाथ सामने जोड़ दिए। उनके बीच में ट्रांसपेरेंट लिक्विड ड्रॉपलेट फॉर्म होने लगे और धीरे धीरे वो कंडेंस होके एक मैसिव वाटर स्पेयर बन गया, सुपर रॉ वाटर। कार्टिलस ने अपना हाथ ऊपर उठाए और वो वाटर बॉल एक कैनन बॉल की तरह सीधा जायंट सी मॉन्स्टर की तरफ लॉन्च हुआ। स्कारलेट स्किन्ड मॉन्स्टर ने एक शार्प ग्लांस लिया और तुरंत कार्टिलस की प्रेजेंस को सेंस कर लिया। उसने अपना मुंह खोला, अंदर एक ब्लैक एनर्जी ऑफ फॉर्म होने लगा और वो सीधा फॉरवर्ड शूट हुआ। डायरेक्ट कोलाइजन हुआ सुपर रॉ वाटर से। एनर्जी का टेरिफाइंग स्टॉर्म नेवल फ्लीट के पोर्ट को हिलाने लगा। आफ्टर शॉक ने कार्टिलस को भी शॉक कर दिया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसके पीछे जो रेड हीरोज क्लोक था, जो उसके ग्लोरी का सिंबल था, वो एक झटके में शैटर हो गया।
सिर्फ एक छोटी सी फाइट के बाद ही कार्टिलस को इंस्टेंटली समझ आ गया कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि रेड मॉन्स्टर के पीछे से एकदम से स्वोलन पार्टिकल्स क्रैक हुए और उसके अंदर से हंड्रेड्स ऑफ आर्मर्ड वॉरियर्स फ्लाई करते हुए बाहर निकले। वो अपने वेपन्स खींचकर सीधा नेवल बेस पर अटैक करने लगे। पूरे बेस के नेवी ऑफिसर्स के चेहरे एकदम अगली और टेंस हो गए। सिर्फ एक स्कारलेट मॉन्स्टर को हैंडल करना इतना मुश्किल था और अब साथ में एक मिस्टीरियस एलियन सिविलाइजेशन के वॉरियर्स भी आ गए। ये सिचुएशन उनके लिए नाइटमेयर थी। हेडक्वार्टर्स में फ्लीट कमांडर डगलस बिग स्क्रीन पर बैटलफील्ड का ट्रेजिक सीन देख रहा था। उसकी आवाज डीप और हैवी हो गई। इवैक्यूएशन के लिए प्रिपेयर हो जाओ और स्पेस बेस्ड वेपन्स रेडी करो। एक ऑफिसर ने तुरंत पूछा, सर और 93 वेपन्स का क्या? वो नेचुरली एक ही वेपन की तरफ इंडिकेट कर रहा था, दी गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव, क्योंकि सीक्रेट मिलिट्री रेगुलेशंस में एक क्लॉज लिखा है, अगर एक ऐसा इन्वेजन आए जो बिल्कुल इरेजिस्टिबल हो, उसे एलिमिनेट करना मैंडेटरी है, चाहे कॉस्ट कुछ भी हो। उस वक्त गॉड ऑफ लव की फुल डिस्ट्रक्टिव पावर को अनलॉक करना होगा। डगलस का चेहरा अंधेरा हो गया। उसके अंदर का अनविलिंगनेस जल रहा था। अपने ही नेवल नेस्ट को डिस्ट्रॉय करना उसके लिए एकदम अनएक्सेप्टेबल था, क्योंकि अगर उसने ये स्टेप लिया तो चाहे वो कोलंबिया लौट भी जाए, उसकी पूरी लाइफ तबाह हो जाएगी। लेकिन अब तक जो इंटेलिजेंस मिला है उसके हिसाब से अंडरग्राउंड वर्ल्ड की सिविलाइजेशन के पास जो पावर है वो एकदम टेरिफाइंग है। अगर ओशन फ्लीट उनसे सोलो फाइट करे तो आउटकम सिर्फ एक ही होगा, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। डगलस ने बहुत देर तक सोचा, फिर उसने एक कम्युनिकेशन चैनल एक्टिवेट किया जो बहुत लंबी टाइम से यूज ही नहीं हुआ था। अब वक्त आ गया है फ्रैंकलिन से सपोर्ट मांगने का। कोलंबिया की कैपिटल फ्रैंकलिनविले। दुनिया के एंड के बाद से ओशन फ्लीट का गवर्नर ही कोलंबिया के सुप्रीम पावर होल्डर था। लेकिन जब बात आती है आर्म्ड फोर्सेस और टेक्नोलॉजिकल माइट की, तो इसका कोर हमेशा फ्रैंकलिन के हाथ में ही रहा है। डगलस नॉर्मली कभी फ्रैंकलिन को हेल्प के लिए कॉल नहीं करता, सिर्फ तभी जब उसके पास एक ऐसा अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम हो जाए। बैटलफील्ड पर वापस कार्टिलस अब अकेले ही सामने खड़े स्कारलेट सी बीस्ट का सामना कर रहा था, क्योंकि कनेरो इस वक्त सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मिस्ट वैली के एलियन ट्रूप्स में एक ऐसा वॉरियर आ गया था जो ब्लैक एंड व्हाइट आर्मर पहने हुए था और उसकी स्ट्रेंथ व्हाइट चैरियट के बराबर थी। कनेरो को उसे स्पेशल हैंडल करना पड़ रहा था। ये सिचुएशन देखकर कार्टिलस का सर दर्द से भर गया। ऐसे मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं? उसने अपना हाथ माथे पे रखा। उसकी आंखों में रिजेंटमेंट और गुस्सा था। काश मेरा एब्सोल्यूट पावर एक एपिसलोन क्लास डीप सी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर पाता। ये कहकर उसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर दी और पूरा ओशन एरिया उसके इफेक्ट में आ गया। एकदम से आसपास के वाटर्स में हजारों म्यूटेटेड सी बीस्ट सरफेस पर आ गए, बिल्कुल जैसे कुक्ड डम्पलिंग्स पानी से ऊपर आ रहे हो। पूरा समुद्र उन क्रिएचर से डेंसली फिल्ड हो गया। कार्टिलस ने दांतों को कसकर चिल्लाया, मैं कभी भी एक ऐसे ग्रुप से नहीं डरा, और जब बात आए ग्रुप बैटल की तो मैं तो और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता हूँ। कार्टिलस के एब्सोल्यूट पावर के समन सुन के गिनती से परे सी बीस्ट पोर्ट के आसपास समुद्र से बाहर निकल आए। उनके शेयर नंबर्स देखकर मिस्ट वैली के ट्रूप्स भी एक पल के लिए शॉक हो गए। उनमें से काफी 20 की पावर अपर डेल्टा लेवल तक की थी। ये शायद उस सुपर लार्ज रेड सी बीस्ट के लिए थ्रेट ना हो, लेकिन उन ऑर्डिनरी ब्लू आर्मर्ड वॉरियर्स के लिए एक नाइटमेयर अपोनेंट्स थे। और कार्टिलस की असली स्ट्रेंथ हमेशा 1-on-1 फाइट नहीं थी, बल्कि एक लार्ज स्केल कोलिजन वॉर। इसी जगह पर उसकी पावर अपने पीक पर पहुंचती है। सी बीस्ट ने टेरिफाइंग रोर्स निकाले और कार्टिलस के कमांड पे अपनी जान की परवाह किए बिना सीधा फॉग वैली ट्रूप्स पर अटैक कर दिया। ये देखकर रेड सी मॉन्स्टर ने भी महसूस किया कि ये छोटी मछली और झींगे थोड़ी दिक्कत बना रहे हैं, और उसने डिसाइड किया कि सबसे पहले इनको खत्म करना होगा। लेकिन कार्टिलस उसे ऐसा चांस देने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो एक लाउड लाफ के साथ अपना फिस्ट हाई रेस करके सुपरमैन जैसे रश कर गया। पीछे से हंड्रेड्स ऑफ मीटर हाई जायंट वेव उसके पीछे आ रही थी। उसका टारगेट सीधा रेड सी मॉन्स्टर। ओशन के अंदर उसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस अपने मैक्स पर होती है। रेड सी बीस्ट ने उसकी तरफ एक ठंडी नजर डाली, फिर बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपना जाइगेंटिक बॉडी समुद्र से बाहर जंप कर गया। उसका लंबा नैरो हेड एक ह्यूज स्कीमीटर ब्लेड की तरह स्विंग हुआ सीधा कार्टिलस की तरफ। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि हवा में डिफीनिंग सोनिक बूम गूंज गया। जहां से भी वो गुजरा, वॉरशिप्स और सी बीस्ट एकदम से एक्सप्लोड होते गए, जैसे पेपर के टुकड़े हवा में उड़ रहे हों।
सुपरमैन्स बॉडी। कार्टिलेस के चेहरे पर एक ग्रिम स्माइल था। उसने अपना फिस्ट वेव किया और डायरेक्टली रेड बीस्ट को कन्फ्रंट कर गया। उसके पूरे शरीर को एक स्पेशल ट्रांसपेरेंट वाटर ऑरा कवर कर रहा था। यही था सुपर ओरिजिनल वाटर जो सब कुछ डिसॉल्व कर सकता था। जब दोनों टकराए, कार्टिलेस ने अपने पूरे बॉडी में एक अनइमेजिनेबल फोर्स फील किया जो उसके फिस्ट से होते हुए बोन में स्प्रेड हो गई। उसने क्लियरली सुना उसके आर्म के बोन्स ब्रेक हो रहे थे, लेकिन उसी मोमेंट में सुपर प्रीमोडियल वाटर उसके हाथ से फायरवर्क्स की तरह एक्सप्लोड हुआ और सीधा रेड बीस्ट के नेक तक स्प्रेड हो गया। कोरिजन स्टार्ट हो गया। रेड बीस्ट की स्किन और फ्लैश एकदम से मेल्ट होने लगे, लेकिन इम्पैक्ट का शॉक इतना बड़ा था कि कार्टिलेस खुद वायलेंटली सी के अंदर क्रैश कर गया। रेड बीस्ट की गर्दन से व्हाइट स्मोक निकलने लगी। जख्में बहुत गंदी लग रही थी, लेकिन उसके मैसिव कोलोसल बॉडी के हिसाब से ये चोट उसके लिए बस एक स्क्रैच थी। समुद्र पर पानी अचानक एक्सप्लोड हुआ और कार्टिलेस वापस आसमान में फ्लाई आउट कर गया। उसने अपने ट्विस्टेड आर्म की तरफ देखा और जैसे ही थोड़ा सा फोर्स लगाया, वो ट्विस्टेड आर्म एक स्प्रिंग की तरह तुरंत अपनी जगह वापस आ गया। यही था सुपर ह्यूमन बॉडी की टेरिफाइंग सेल्फ हीलिंग एबिलिटी। वो था लॉर्ड ऑफ द ओशन कार्टिलेस, कोलंबिया का सबसे सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन इन हिस्ट्री। एनहांसमेंट सिस्टम हो या ऑर्क सिस्टम, सब कोलंबिया के वर्ल्ड क्लास जेनेटिक इंजीनियरिंग के आगे कुछ भी नहीं। और अब जब वो अपनी ग्लोरियस पाथ ऑफ एवोल्यूशन पार कर निकल चुका था, कार्टिलेस के लिए रुकना अब नामुमकिन ही नहीं था। उसका शरीर कई बार लेबोरेटरी का मेहमान बन चुका था और उसने बदले में पाई थी एक अनइमेजिनेबल पावर। अब मजा आने वाला है। कार्टिलेस ने एक वाइल्ड लाफ निकाली। रेड सी बीस्ट ने नीचे देखा और उसके सामने खड़ा ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंट देखकर उसकी आंखों में कंफ्यूजन चमक उठी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये छोटा इंसान अभी तक इतना हंस कैसे रहा है। फिर उसने अपना जायंट मुंह खोला और उसके अंदर एक ब्लैक एनर्जी बॉल कंडेंस होने लगी। उसके ह्यूज बॉडी के कंपैरिजन में वो सिर्फ एक स्मॉल स्पेयर था, लेकिन ह्यूमंस के लिए ये ट्रक से भी बड़ा था। कार्टिलेस ने तुरंत उस डेडली क्राइसिस को फील किया, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ एक क्रेजी बेलग्रियंट लुक था। तियानवे वेपन सब रेडी है। ये प्रॉम्प्ट आया उसके इंटेलिजेंस सिस्टम के ईयर कम्युनिकेशन से। प्लीज रिसीव योर वेपन्स। जैसे ही आवाज खत्म हुई, नेवल बेस के अंदर से एक मेटल गेट ओपन हुआ और वहां से दो ब्लू फ्लेम्स एक मैसिव ऑब्जेक्ट को पुश करते हुए सीधा कार्टिलेस के तरफ आए। प्रिसाइज लॉक होने के बाद वो वेपन सीधा कार्टिलेस के सामने अपेयर हुआ। उसने अपना हाथ बढ़ाया और देखा कि वो एक जायंट कैनन बैरल था जो 10 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। प्योर ब्लैक मैकेनिकल स्ट्रक्चर, इतना कॉम्प्लेक्स कि समझना मुश्किल और इतना हैवी कि किसी नॉर्मल इंसान का दम घुट जाए, लेकिन कार्टिलेस के जैसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर ही ऐसी चीज उठा सकता था और उसे एक बसूका की तरह यूज करने की हिम्मत रखता था। उसने अपना जायंट तियानवे वेपन रेज किया और रेड बीस्ट पर डायरेक्टली एम किया। जैसे ही इंटेलिजेंस सिस्टम कनेक्ट हुआ, उसने बिना एक सेकंड वेस्ट किए फायर कर दिया। उसी वक्त रेड बीस्ट के मुंह पर से ब्लैक सुपरनैचुरल कैनन ब्लास्ट हुआ और हेवनली और तियानवे वेपन्स के मजल से एक डैजलिंग ब्लू बीम ऑफ लाइट निकला। दोनों बीम्स मिड एयर में टकराए और वायलेंटली कोलाइड कर गए। जैसे एक ह्यूज रॉक पानी में गिर रहा हो, वैसे ही एक डल और टेरिफाइंग साउंड पूरा समुद्र हिल गया। दोनों एनर्जीज एक जगह कंबाइन होके एक जाइगेंटिक कलरफुल एनर्जी स्पेयर बन गई जो इंस्टेंट में पूरा समुद्र स्वीप कर गई और एक एनॉर्मस स्टॉर्म क्रिएट कर दिया। इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि सारे सराउंडिंग सी बीस्ट और मिस्ट वैली वॉरियर्स अंदर की तरफ सक हो गए। कई वॉरियर्स और बीस्ट को एस्केप करने का चांस भी नहीं मिला और वो डायरेक्टली उस टेरिबल एनर्जी से थ्रू ब्लास्ट होके सिर्फ पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए। एनॉर्मस वेव शांघाई नेवल बेस तक स्वीप कर गई। ऑर्डिनरी सोल्जर्स पैनिक में भाग गए। उनकी नंबर्स कितनी भी ज्यादा हो, ऐसे लेवल तक की बैटल में वो बिल्कुल यूजलेस थे। एक ही इम्पैक्ट के बाद रेड सी बीस्ट की आंखें फाइनली सोलोमन हो गई जब उसने कार्टिलेस की तरफ देखा। उसने उम्मीद ही नहीं किया था कि एक इतना छोटा ह्यूमन उसके सामने इतनी पावर अनलीश कर सकता है। क्या सिर्फ 6 जनरेशन में इंसानों की टेक्नोलॉजी इस लेवल तक पहुंच गई है? अब समझ आया विनाश इतनी ज्यादा क्यों आया। लगता है एक और नाकामी का प्रोडक्ट सामने आ गया है। कार्टिलेस ने अपने हाथ में पकड़ी तियानवे वेपन की तरफ देखा। उसके एक्सप्रेशन से क्लियरली लग रहा था कि वो इसे छोड़ना नहीं चाहता। ये तो बहुत ही पावरफुल है। दुख की बात है कि हम इसे ले जाकर यूज नहीं कर सकते।
हाँ, 93 वेपन्स पावरफुल तो हैं, लेकिन उनके शॉर्टकमिंग्स भी बहुत ऑब्वियस हैं। वो बहुत बड़े होते हैं, उसे यूज़ करना इनकन्वीनियंट होता है और उनको चार्ज करना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। लैंड बेस्ड डिफेंस के लिए ठीक है, लेकिन एक पर्सनल वेपन के तौर पर कन्वीनियंट नहीं है। अगर लॉन्ग रेंज अटैक्स करने की बात आए तो डेथ ऑफ लव का वेपन ज़्यादा यूज़फुल और प्रैक्टिकल है। इस बैटलफील्ड के बीच ब्लैक एंड व्हाइट आर्मर वाले सोल्जर्स का लीडर एक ग्रुप फॉग वैली वॉरियर्स के साथ नेवल बेस पर लैंड कर चुका था। उनका इरादा था जल्दी से जल्दी पूरे बेस को वाइप आउट कर देना, लेकिन शैडो में एक गन सीधा उस पर पॉइंट की गई। वो था फॉर्मर बिली द किड यासिन कनेरो। उसकी एबिलिटीज अब एक क्वालिटेटिव चेंज से गुजरी थी जब से उसका प्रमोशन एपिसलोन पर हुआ था। शिंडाओ फॉग वैली में जैंगी के हाथों हार खाने के बाद उसने बिना हेजिटेशन किए अपने वेपन्स लिस्ट में एक लॉन्ग रेंज स्नाइपर ऐड कर ली। एक गनर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसकी लॉन्ग डिस्टेंस अटैक एबिलिटी, और यही वो स्किल थी जिसमें कनेरो खुद को पहले कमज़ोर मानता था। इसीलिए उसका असली बैटलफील्ड फ्रंट लाइन पे नहीं, बल्कि एग्जैक्टली वही है जो वो अब कर रहा था, डार्कनेस के अंदर छुपकर एनिमी को एक एक करके अटैक करना। कमांडर ब्लैक एंड व्हाइट ने अपनी फॉग वैली की इलाइट ट्रूप्स को लीड करते हुए नेवल बेस पर अटैक लॉन्च किया। वो लोग मैसिव डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर करने ही वाले थे कि एक बड़ा स्नाइपर राइफल चिपके से उसके सर पर एम हो गया। कनेरो ने अपनी सांस रोक ली, टारगेट लॉक किया और इंस्टेंटली ट्रिगर दबा दिया। एक ब्लैक लाइट का बीम उसके स्नाइपर की मजल से निकला और ब्लिंक ऑफ आई में ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर के सामने आ पहुंचा। कमांडर को तुरंत एक डेंजरस ऑरा फील हुआ, फोरहेड पर एक आइसी कोल्ड सेंसेशन। बिना डीले किए उसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की। दोनों आर्म्स बॉडी के सामने लाकर पूरी बॉडी डबल साइज हो गई। दो बड़े से ब्लैक व्हाइट आर्मर्ड आर्म्स जैसे दो मेटल के पिलर्स उसके सामने खड़े हो गए, लेकिन कनेरो का बुलेट उन्हें भी पियर्स कर गया। अनब्रेकेबल लगती बॉडी ब्लास्ट हो गई, दोनों आर्म्स डायरेक्टली पियर्स हो गए। उसके प्यूपल्स एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गए और उसने अपनी आर्म से बुलेट की स्पीड स्लो करके अपने सर को बची हुई जिंदगी दे दी। बुलेट उसके हेड को ग्रेज करके निकला और उसका हेलमेट लाइक आर्मर तोड़ दिया। अंदर से उसकी रेड स्किन रिवील हुई और आर्मर के टुकड़े गिरते हुए उसके शॉर्ट रेड हॉर्न्स ग्लिम्स में नजर आ गए। लेकिन ये एंड नहीं था। उस पहले बुलेट के बाद और दो बुलेट लास्ट सेकंड में उसकी तरफ फ्लाई किए। पेनिट्रेटिंग एवरीथिंग एबिलिटी की वजह से इन बुलेट्स का आर्मर पियर्सिंग पावर इतना टेरिफाइंग था कि वो किसी भी फिजिकल डिफेंस को डिसॉल्व कर देते हैं। चाहे अपोनेंट की एबिलिटी इंडेक्स कनेरो से कितनी भी हाई हो, अगर उनके सामने आए तो लॉस होना ऑलमोस्ट गारंटीड है। यही है एक स्नाइपर की असली स्ट्रेंथ, अपनी सारी पावर को एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एब्सोल्यूट अटैक में कंसंट्रेट करना। पहले कनेरो एक गलत फहमी में था। उसको लगता था कि एक इंसान तभी इनविंसिबल बनेगा जब वो अपने हर एस्पेक्ट को बैलेंस तरीके से डेवलप करे। लेकिन जैंगी से मिलने के बाद उसको रियलाइजेशन हुआ कि जो बंदा हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा एवरेज हो, वो कभी एक यूनिक और टॉप टियर वॉरियर नहीं बन सकता। जैंगी ने अपनी डिफेंस को एक्सट्रीम तक पुश करके दिखाया था और कनेरो ने चूज़ किया अपना अल्टीमेट पाथ, एब्सोल्यूट ऑफेंस। इसीलिए वॉर की शुरुआत से कनेरो फिजिकली अपीयर नहीं हुआ। कमांडर ब्लैक एंड व्हाइट का पूरा अटेंशन कार्टिलस पर था। उनको लगा कि नेवल बेस में और कोई स्ट्रॉन्ग इनह्यूमन एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए कनेरो का सडन स्नाइपर अटैक उसके लिए एक शॉक एम्बुश बन गया। 3 गोलियां, एक ने उसके आर्म को पियर्स किया और बाकी 2 ने उसके चेस्ट और लोअर एब्डोमेन में पियर्स किया। टॉप क्लास एनहांसमेंट म्यूटेंट होने के बावजूद कमांडर ने अपने वाइटल्स बचा लिए, लेकिन फिर भी उसने पहली बार फील किया कि दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करना उसके लिए हैवी कॉस्ट बन गया। उसकी आंखों में गुस्सा और थोड़ा सा रिस्पेक्ट दोनों आ गए। ये ह्यूमंस मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकले, लगता है इस वॉर को सीरियसली लेना होगा। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर ने एक फाइटिंग स्टांस ले लिया और सबसे हॉरिफाइंग चीज़ ये थी कि जो घाव कनेरो की गोली से उसके बॉडी पर बने थे वो एक टेरिफाइंग स्पीड से हील हो रहे थे। एनहांस म्यूटेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि उनकी फिजिकल डिफेंस और सेल्फ हीलिंग एबिलिटी अनमैच्ड होती है। चाहे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाएं, जब तक ब्रेन और हार्ट सेफ है वो तुरंत रीजनरेट कर लेते हैं। कनेरो ने ये देखकर अपने होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान दी। मैं जानता हूँ, हमेशा से जानता था तुम लोग सबसे ज़्यादा टफ अपोनेंट्स होते हो, इसीलिए मैं उस इंसान की रिस्पेक्ट करता हूँ। कमांडर ने अब फाइनली कनेरो की डायरेक्शन कंफर्म कर ली और एकदम से उस तरफ स्प्रिंट ही करने वाला था, उस ह्यूमन को क्रश करने के लिए जिसने उसे पीछे से शूट किया था।
लेकिन अचानक उसका बॉडी स्टिफ हो गया, जैसे एक इलेक्ट्रिक नमनेस ने उसके पूरे नर्वस सिस्टम को जकड़ लिया हो। कनेरो ने काम वॉइस में कहा, मैंने वॉर हेड के अंदर डेडली टॉक्सिन्स ऐड किए थे। ये ट्रिक मुझे उस आदमी ने सिखाई थी। म्यूटेंट की पावर सिर्फ उसके एबिलिटी इंडेक्स से मेजर नहीं होती। बैटलफील्ड पर अडेप्ट करना, डिग्निटी को छोड़कर हर तरह के मीन्स यूज करना और किसी भी प्राइस पर जीतना, यही असल सर्वाइवल है। लाइफ और डेथ वॉर में सिर्फ एक चीज मैटर करती है, जीतना। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर के दांत ग्राइंड होने लगे। ये इंसान बार बार उसे ट्रिक कर रहा था। उसकी ह्यूमिलिएशन उसके लिए अनबियरेबल हो गई। उसने आसमान की तरफ एक रेज फील्ड स्क्रीम छोड़ी और अपने आर्मर की वेन्स में एंटीडोट इंजेक्ट कर दिया ताकि पॉइजन के स्प्रेड को सप्रेस कर सके। और अगले ही सेकंड वो एक तूफानी हवा की तरह कनेरो की तरफ रश कर गया। एक ही झटके में जो भी उसके रास्ते में था सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, जैसे आसमान से एक तलवार सीधे नेवल बेस को कट कर गई हो। कनेरो का एक्सप्रेशन और सीरियस हो गया। ये मरने का नाम ही नहीं ले रहा। वो बिना हेजिटेशन किए खड़ा हुआ और इंस्टेंटली डिस्टेंस की तरफ फ्लाई कर गया। नेवल बेस की टेरेन उसके लिए फेमिलियर थी और अपने कॉम्बैट सूट के ऑक्सिलरी सिस्टम यूज करके वो एक मछली की तरह स्लिप हो गया, एक्सप्लोजन्स और डेब्रिस के बीच से एस्केप करता हुआ। लेकिन कमांडर उसके पीछे लगा रहा और हर जगह से ब्लास्ट होने लगे। कनेरो के सेट किए गए ट्रैप्स एक्टिवेट हो गए। ये स्पेशली एलियंस जैसे एनिमीज के लिए बनाए गए थे। एक के बाद एक एम्यूनेशन डिपोट्स फट गए और उनका ब्लास्ट एक मिनिएचर डेथ ऑफ लव के बराबर था। हर एक्सप्लोजन से एक मशरूम क्लाउड आसमान में उठा और नेवल बेस का टेम्परेचर एकदम से हंड्रेड्स ऑफ डिग्री तक बढ़ गया, जैसे गर्मियों की धूप ने पूरी दुनिया को लपेट लिया हो। जब मिस्ट वैली के 2 बड़े ट्रूप्स ईस्ट चाइना सी के नेवल बेस पे अटैक कर रहे थे, तब 3 सिल्वर आर्मर्ड सोल्जर्स अपनी इलाइट वॉरियर्स की एक 100 स्ट्रॉन्ग बटालियन लेकर सीधे हाक्शाओ किंगडम की तरफ उतरे। उनके आर्मर किसी फ्लाइंग व्हीकल की तरह लग रहे थे। अंदर से निकलती हुई ब्लू लाइट ट्रेल उन्हें एक मीटियोर स्वॉर्म जैसा बना रही थी जो रात के आसमान को कट कर रही थी। जब वो लोग हाक्शाओ के कोस्टल स्काईज तक पहुंचे, नीचे का वास्ट कंटिनेंट लाइक लैंडस्केप देखकर वो तीनों कमांडर्स एक दूसरे की तरफ घूमे। सिर्फ कुछ सेकंड्स का साइलेंट कम्युनिकेशन हुआ और फिर उन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड स्प्लिट एग्जीक्यूट किया। एक स्ट्रेट नॉर्थ ईस्ट की तरफ निकल गया, दूसरा नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तीसरा डायरेक्टली रिवरसाउथ डोमेन की तरफ डिसेंड कर गया। हाक्शाओ के सभी मेजर रीजन्स को तुरंत इंटेलिजेंस मिल गई कि ईस्ट चाइना सी के नेवल बेसेस और कोलंबियन ओशन फ्लीट पे मिस्ट वैली का फुल स्केल असॉल्ट शुरू हो चुका है। लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था और ह्यूमन इंटेलिजेंस ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी इतनी फास्ट नहीं थी कि हर रीजन तक एक ही वक्त पर खबर पहुंच सके। जैसे रिवरसाउथ डोमेन, यहाँ पे जैंगी तक को ये खबर डायरेक्टली नहीं आई, उसे ब्लिज़र्ड सिटी के रिले सिस्टम के थ्रू फॉरवर्ड किया जाना था और तभी वो रिएक्ट कर पाता। दूसरी तरफ डिस्टेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जो पूरे हाक्शाओ किंगडम का सबसे ज़्यादा फ्रोजन इन हॉस्पिटल जोन माना जाता था, यहाँ एक हीटिंग रूम के अंदर शर्टलेस बैठे अपने पुराने दोस्त के साथ बियर पीते और हंस बोल करते हुए हान शांजो को फाइनली ये न्यूज़ मिली।